हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर सेकंड में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ईडियम स्टार्ट किए थे, लोकोक्तियाँ मुहावरे काइंड ऑफ। तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ईडियम स्टार्ट करे थे तो हमें उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम 9th ईडियम तक कर चुके थे। उसके बाद आगे देखते हैं 10th ईडियम हमें क्या कहता है। ईडियम्स ही पढ़ेंगे आज भी हम। 10th नंबर का जो ईडियम है वो कहता है टू हैव द विप हैंड। विप हैंड यानी कि जैसे विप करना होता है किसी, जैसे अगर आपने घर पे कभी कुकिंग की हो या फिर मलाई विप करना, किसी चीज़ को फेंटना, तो जो फेंटता है यानी कि जो किसी चीज़ को फेंटता है वो क्या होता है, वो कंट्रोलिंग चीज़ होती है। तो टू हैव द विप हैंड मतलब आप किसी ऐसी पोजीशन के अंदर हो जहाँ पर आप सिचुएशंस कंट्रोल करते हो, यानी कि टू हैव अ पोजीशन ऑफ पावर और कंट्रोल। इवन आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी ही हैज़ द विप हैंड इन द पार्टी, यानी कि ऑल दो पार्टी के अंदर बंटवारा हो चुका है बट एक पर्सन ऐसा है जिसका विप हैंड है पार्टी में, यानी कि जो कंप्लीटली पूरी पार्टी के ऊपर अभी भी कंट्रोल रखता है। एक होता है ना डोमिनेटिंग पर्सन, या फिर एक ऐसे बोलो इफेक्टिव पर्सन है जिसका अपनी पार्टीज के ऊपर हमेशा कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, अपनी एकेडमी के बारे में बोलूँ तो मैं अंकुर सर जो है विप हैंड है एकेडमी के, यानी कि उनके पास पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, प्लस उनकी जो पोजीशन ऐसी है कि हर एक बच्चा जो है वो उनसे बात कर कर खुश है। यानी कि जब अगर किसी के बीच में झगड़ा भी हो रहा है तो भी वहाँ पर जो विप हैंड होगा एकेडमी की तरफ से वो अंकुर सर होंगे, जस्ट बिकॉज एवरी वन इज़ इन्फ्लुएंस टू हिम, और हर कोई उनको सुनना पसंद करता है। यानी कि वो क्या है, टू विप हैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कि आयरन फायर में कब जाता है, जब हमें लोहे से कोई चीज़ बनानी होती है, लेकिन हम एक ही आग में जब बहुत सारा लोहा डाल देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि या तो लोहा गलेगा ही नहीं, गला तो बहुत ही बुरी तरह से कहीं से कच्चा रह जाएगा या कहीं से कुछ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हिंदी मुहावरे की बात करूँ तो दो नाव पर सवार होना, यानी कि या एक भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या है, टू हैव सो मच वर्क इन द हैंड्स। आपने अपने हाथ में इतने काम उठा रखे हैं कि या तो उनमें से कोई काम पक्का अनछुआ रह जाएगा, यानी कि आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, और अगर कर दिया गलती से तो कैसा करोगे, बहुत ही खराब करोगे। तो आपको दो नाव पे सवार नहीं होना है। टू मैनी आयरन्स इन द फायर, यू डोंट हैव टू टेक। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जिस एरिया में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है आपको उसी एरिया में एक्सेल करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस इज पुअर बिकॉज ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। उसकी परफॉर्मेंस दिन बर दिन पुअर क्यों होती जा रही है, क्योंकि इतने काम उठा रखे भाई साहब ने हाथ में, एक काम उनसे होता नहीं, उससे पहले दूसरा काम उठा लेते हैं। जब इतने सारे काम उठाओगे तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है या जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी ही होगी। ठीक है, आगे है टू हैव द राइट रिंग। टू हैव द राइट रिंग का मतलब होता है कि आपने मतलब जो काम जेन्युइन है वही आप काम करते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है इसका, द अमेरिकन्स प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पीस डू नॉट यूजुअली हैव द राइट रिंग। क्या बोलता है कि जब अमेरिकी जब ये प्रोनाउंस करते हैं कि हम लोग तो दुनिया में शांति बनाकर रखना चाहते हैं, जनरली वो जेन्युइन नहीं होते, सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं कि हम तो शांति बनाकर रखना चाहते हैं। तो टू हैव द राइट रिंग आप पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव में। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसको यूज़ करना है तो आपको आगे डू नो इट या फिर कोई नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। टू हैव द राइट रिंग मतलब आप किसी को पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि आप जेन्युइन हैं। ठीक है, आगे है आपके पास टू हैव एन एक्स टू ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है किसी को चूर चूर करना, एक्स मतलब अपने पास ऐसी कोई कुल्हाड़ी है जिसको हम तोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो काम हम करवा रहे हैं उसके अंदर हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। हमारी कोई ऐसी कुल्हाड़ी है जिसे हम तोड़कर फेंकना चाहते हैं, यानी कि अपना कोई काम करवाना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ मुहावरा है हमारे हिंदी में। तो क्या है, बिगर नेशन सप्लाई आर्म्स टू द स्मॉलर वंस प्राइमरली बिकॉज द फॉर्मर हैज़ देयर ओन एक्स टू ग्रीन। यानी कि जब बड़े बड़े नेशंस छोटे छोटे नेशंस के अंदर आर्म्स सप्लाई करते हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो छोटे शहरों की ज़रूरत है, इसलिए करते कहीं ना कहीं बड़े शहरों को लगता है कि छोटे शहर कहीं ना कहीं उनके काम आएंगे, या फिर जो उनको काम डायरेक्टली करना है वो काम कैसे हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, यानी कि उनका भी काम हो जाएगा और उनका नाम खराब भी नहीं हो जाएगा, यानी कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आगे है टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ, टू कीप वन ऑन काउंसिल। टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ यानी कि अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखना, उसका ढिंडोरा ना पीटना। तो टू साइलेंट अबाउट वंस इंटेंशन, आप जो अभी सोच रहे हो उसका ढिंडोरा पीट दोगे तो वो
पब्लिक हो जाएगी ना वो चीज़ें, फिर वो सीक्रेट कैसे रहा। तो अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखने को बोला जाता है टू कीप अ थिंग टू वन सेल्फ। अ ग्रेट लीडर मस्ट अल्टीमेटली कीप हिज ओन काउंसिल, यानी कि अच्छा लीडर कौन होता है, जो अपने इंटेंशंस को, अपने प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखता है, बाहर लोगों को तब बताएगा जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेज पर आ जाएगा। यानी कि जिस टाइम पर उसको बताना ज़रूरी होगा सिर्फ उसी टाइम पर बताओ, पहले ही अपनी इंटेंशंस का ढिंडोरा पीटते रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। फिर आपके लिए यह कहावत हो सकती है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं, क्योंकि हर एक बात आप दूसरों को बताते हो तो क्या होता है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, आइडियाज़ तो बहुत आते हैं दिमाग में, तो जब तक वो आइडिया फाइनल ना हो जाए तब तक आपको अपनी चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए, यानी कि टू कीप वंस ऑन काउंसिल। चलो जी आगे पढ़ते हैं। आगे है टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। ये बोलता है कि टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि अपने आप को मुसीबतों से दूर रखना। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर बिल्कुल मतलब भुखमरी वाली हालत आ जाने वाली है, तो आपको अपने आप को दूर रखना है उस सिचुएशंस को, उसके लिए यूज़ होता है टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। क्या है, लैक ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल हैव टू फाइट डेली टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ काम के लिए जाना पड़ता है। यानी कि जो ऐसे लोग हैं अगर वो डेली काम नहीं करेंगे तो डेली वो खाना नहीं खा पाएंगे, जो डेली अर्निंग करते हैं, तो उन लोगों को रोज़ फाइट करनी पड़ती है ताकि वो अपनी पॉवर्टी, अपने हंगर को अपने दरवाजे से दूर रख सकें, यानी कि मुसीबतों को अपने घर से दूर रख सकें। आगे है टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ। टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ मतलब कोई जो काम है अचानक से ख़त्म हो जाए, यानी कि किसी करे कराए काम को बिल्कुल तबाह कर देना या फिर नष्ट कर देना किसी चीज़ को। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द लोकस्ट मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द स्टैंडिंग राइट कॉर्न। ये बोलता है कि जो हमारे कॉर्न्स थे, यानी कि मक्के की फसल थी, वो एकदम से मतलब खड़ी थी, वो कटने को तैयार थी, लेकिन उसी टाइम पर लॉकस्ट यानी कि टिड्डियों ने आकर क्या किया, उसका काम तमाम कर दिया, खत्म होगी ना, नष्ट हो गई वो फसलें। तो कोई भी काम जब अचानक से बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ। ठीक है, आगे है आपका टू मेक अमेंड्स। टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है कि कुछ अमेंडमेंट्स करना, यानी कि अपने जो पिछले काम था उसके अंदर कुछ सुधार लेके आना, इम्प्रूवमेंट करना। देखो, टू कॉम्पेंसेट और मेकअप फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि आपने कुछ गलत किया और उसके लिए आप या तो कॉम्पेंसेट कर रहे हो या फिर आप कुछ और अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बाय बीइंग पोलाइट टुडे ही हैज़ मेड अमेंड्स फॉर हिज पास्ट इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी करना। ठीक है, आज के दिन आप पोलाइट हैं, आज के दिन आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप क्या करना चाह रही हैं, आप अपने उस बिहेवियर में सुधार लेकर आना चाह रही हैं या अपनी उस इमेज को सुधारना चाह रही हैं जो कभी पहले थी। पहले क्या थी कि ये इंसान तो बदतमीज़ है, आज वो अपनी बदतमीज़ वाली इमेज को एक अच्छे इंसान की इमेज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अमेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, टू मेक कॉमन कॉज। टू मेक कॉमन कॉज मतलब जब चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई एक ऑप्शन या फिर कोई एक रीज़न ऐसा होना चाहिए ना कि सारे लोग मिलकर काम करें। तो क्या बोलता है, टू यूनाइट इन ऑर्डर टू अचीव अ शेयर्ड एम, यानी कि कुछ ऐसे करना जिसके अंदर आप लोग शेयर्ड एम को अचीव करने की कोशिश करें। ड्यूरिंग द इलेक्शंस द प्रिंस मेड अ कॉमन कॉज विद द राइटिस्ट पार्टी, बोथ वेंट डाउन। तो क्या हुआ, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो राजकुमार, यानी कि अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम के, तो वहाँ पर तो राजकुमार ही होते थे। तो क्या होते थे, जो राजकुमार है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो पार्टीज़ के अंदर वोट के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि जो आपके मेंबर्स हैं जिनके लिए वोट आपको करना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अलग अलग पार्टीज़, राइटिस्ट पार्टी यानी कि राइट साइड की पार्टीज़ के साथ दल बना लिए या फिर अपने एरिया वाइज पार्टीज़ के साथ दल बनाते हैं और दोनों फिर उस जर्नी के अंदर लॉन्ग तक जाते हैं। बोथ वेंट डाउन मतलब दोनों ने अपने आपस में संधि कर लिया, यूनाइटी बना ली है ताकि वो अपने कॉमन कोज को यानी कि सत्ता में आने वाले कोज को अचीव कर पाए। ठीक है, आगे है हमारे पास टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना, जो समय की मांग है उसको फुलफिल करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसका, व्हेन अ मिनिस्टर नोज दैट ही इज गोइंग टू बी बूटेड आउट ऑफ द कैबिनेट ही मेक्स अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी एंड रिजाइंड ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। आपको एक मिनिस्टर है, उन्हें पता था कि मुझे अभी कार्यालय से निकाल दिया जाएगा, तो जब तक वो निकाले मुझे, इससे बेटर है कि मैं ही निकल जाऊं, यानी कि मैं खुद रिज़ाइन कर दूं तो हेल्दी ग्राउंड्स होगा। ये तो फिक्स था बात कि मिनिस्टर को जाना ही पड़ेगा। अब या तो वो फोर्सफुली जाए या वो अपनी सहमति से जाए। सहमति से जाएगा तो इज्जत बरकरार रहेगी और अगर उसको निकाला जाएगा तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। तो क्या हुआ, वो टू मेक वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। तो मिनिस्टर ने क्या किया, वर्च्यू किया, यानी कि समय की मांग को देखते हुए काम किया।
pretend or believe that something which one is obliged to do or accept is good for one's character moral development। यानी कि ऐसा pretend करना या believe करना कि जो किया जा रहा है या जो मुझे force कर रहे हैं करने के लिए वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। अब एक आपको मार मार के पढ़ाया जाए या एक आप खुद ही पढ़ने बैठ जाओ तो क्या है, आप खुद पढ़ोगे तो हम बोलेंगे कितने अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, हमेशा पढ़ते रहते हो और मतलब पॉजेसिव हो अपने करियर को लेके। वहीं पे आपको डंडे मार मार के पढ़ाया जाए तो नालायक। पढ़ना तो आपको फिर भी है, लेकिन एक तो आप गालियाँ सुन के पढ़ो और एक आप तारीफ़ें सुन के पढ़ो, चॉइस आपकी है। टू मेक वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी आपको क्या करना है, ठीक है। आगे क्या है आपका, आगे है टू मेक मच अडो अबाउट नथिंग। टू मेक अडो अबाउट नथिंग का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाना। ट्रिफल, टू मेक ग्रेट फस अबाउट अ ट्रिफल। ट्रिफल मतलब होता है तुच्छ बातें जो ना के बराबर होती है, और फस मतलब मैसेज सिचुएशन कर दी, बहुत ही हल्ला हल्ला कर दिया। तो टू मेक मच अडो अबाउट नथिंग मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना या फिर बात का पतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत देर तक रोना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, क्राइम ओवर द लॉस ऑफ 10 रुपीज़ इज रियली मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग। तुम्हारे 10 रुपये गुम हो गए, उसके लिए इतना क्या रो रहे हो यार, इतना क्या बात का पतंगड़ बना रहे हो। ठीक है, हो गए, ऐसे भी कोई बहुत बड़ा मतलब लॉस नहीं हो गया तुम्हारा, तो तुम शांत रह सकते हो। तो उसमें उस इंसान को क्या बोलेंगे हम, टू मेक मच अडो अबाउट नथिंग, कि वो क्या कर रहा है, एडो कर रहा है जबकि कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। आगे है हमारे पास टू मेक अ कैट्स पॉ और टूल ऑफ समवन, ठीक है। टू मेक अ कैट्स पॉ और टूल ऑफ समवन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास, आपको दिखता है सामने से, आपके पास कोई ऐसी पावर है या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो किसी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है या आपका आर्म बन सकता है, या फिर बोले ना ये मेरा लेफ्ट हैंड है, या फिर वो इंसान मुझे मिल जाए या ये जॉब मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो क्या बनता है, वो आपका टूल बन जाता है। टूल मतलब अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए या फिर अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, द सुपर पावर्स हैव मेड अ कैट्स पो ऑफ द स्मॉलर नोशंस ऑफ एशिया इन देयर गेम ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि जब सुपर पावर दी गई कुछ छोटे देशों को, जो एशियन के छोटे देश हैं, तो उनको जब सुपर पावर्स दी गई तो वो उन्होंने कैट पॉज का काम किया। यानी कि एक मतलब उनको ऐसा लगता है कि रामबाण इलाज मिल गया उनको कोई, या उनके हाथ में पता नहीं क्या ही लग गया, हुकुम का इक्का टाइप्स, ठीक है। आगे है हमारा टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट होता है वो जो जिसमें लोग बैठते हैं या कोई सामान रखा जाता है, घोड़ा गाड़ी के अंदर जो पीछे वो होता है ना, जो जिस पे बैठने के लिए स्पेस बना होता है, उसको कार्ट बोलते हैं। तो अगर वो जो घोड़ा गाड़ी के जो पीछे बैठने का स्पेस होता है उसको हॉर्स के आगे रख देंगे तो क्या होगा, सिचुएशन वॉर्स होंगी। तो यानी कि क्या होगा, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अभी तो घोड़ा चला भी नहीं कि तुमने कार्ट पहले लगा लिया, यानी कि अभी आपने कोई ऐसा मतलब काम किया ही नहीं, यानी कि ऑर्डर से काम नहीं कर रहे हो, आप बिना ऑर्डर के काम कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हो तो वो काम खराब होता ही है। तो आपको काम कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से। अगर आप किसी को देखो कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहा तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो, ही इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी कि वो इस तरह से काम कर रहा है जैसे कार्ट को पहले लगा दिया घोड़े से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, preparing the blueprint of a project without analyzing market potential is like putting the cart before the horse। यानी कि आपने अभी अपने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बना लिया, मैप बनाने लग गए और आपने मार्केट देखी नहीं कि मार्केट में पोटेंशियल भी है या नहीं। यानी कि जब भी आपको कोई नया बिजनेस करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले मार्केट चेक करते हो कि इस मार्केट में ये बिजनेस चलने वाला भी है या नहीं। आपने ये तो जांचा ही नहीं अभी कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। बिजनेस के लिए ख्वाब पहले से बनाने लग गया कि ये बिजनेस करेंगे, वैसे बिजनेस करेंगे, तो ये शेख चिल्ली वाले काम हो गए ना। तो इसके लिए इसको बोला गया टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू राइज टू द ओकेजन। टू राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी ओकेजन तक लेके जाना। ओकेजन तक लेकर जाना बोले तो, ओकेजन तक लेकर जाने बोले तो राइट सिचुएशन तक डटे रहना, राइट सिचुएशन के आने तक काम करना। यानी कि शो द डेयरिंग इमेजिनेशन विच फिट्स अ पर्टिकुलर ओकेजन। यानी कि हिम्मत दिखाना या फिर इस तरह से काम करना कि आप एक पर्टिकुलर ओकेजन तक, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, a flood threatened to burst the reservoir but the villagers rose to the occasion and didn't relax till they had made all secure। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि बाढ़ आने की वजह से जो हमारा रिजर्वायर था ऑल्दो वो फट चुका है। यानी कि गांव में सिचुएशन कैसी है, बहुत ही बुरी है। पहले बाढ़ थी, अब रिजर्वायर भी फट गया तो पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, पर गाँव वालों ने चैन की सांस नहीं ली तब तक, कब तक, जब तक कि सारा काम
निपटारा हो नहीं गया, यानी कि तब तक वो सब सिक्योर नहीं हो गए, तब तक गांव वाले चैन से नहीं बैठे, वो काम करते ही रहे, यानी कि बिना रुके काम उन्होंने किया। टू राइज टू द ओकेजन, राइट टाइम आने तक उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये जितने भी ईडियम्स हैं आपको ये साथ साथ पढ़ने ज़रूर हैं। मैं बोलूँगी 4 to 5 टाइम्स तक आप इन ईडियम्स को पढ़ें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम टाइम में आने वाले क्वेश्चंस है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। काफ़ी सारे ईडियम्स आपके सिलेबस के अंदर, तो धीरे धीरे हम कवर करेंगे थोड़े थोड़े ईडियम्स करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ईडियम्स को। टू सेट स्टोर ऑन, टू सेट स्टोर ऑन का मतलब क्या है कि अपनी किसी चीज़ को पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे सेट कर देना। टू सेट स्टोर ऑन मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया कि किस काम को किस तरह कितना इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटीज सेट कर ली, इन शॉर्ट आप बोलूँ तो मैं। टू कंसीडर टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपके पास सामने चीज़ें हैं उनकी आपने इंपॉर्टेंस डिसाइड कर ली, यानी कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर लिया। इंडिया डिड सेट मच स्टोर ऑन द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इंडो सोवियत मतलब जो आपके इंडोनेशिया और सोवियत की जो ट्रीटीज़ थी उनकी जो फ्रेंडशिप थी, तो उसको आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रीटी से आपको भी बेनिफिट होने वाले हैं, यानी कि इंडिया को बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू सेट वंस ओन हाउस इन ऑर्डर। टू सेट वंस ओन हाउस मतलब पहले अपने गिरवान में झाँक कर देखो, या अपनी चीज़ों को पहले अरेंज करो बिफोर स्पीकिंग टू अदर्स। ठीक है, दूसरों को बोलने से पहले अपनी खुद की चीज़ों को ठीक करना। टू अरेंज वंस अफेयर हारमोनियसली, यानी कि अपने खुद की सिचुएशंस को ठीक करना, अपने खुद की सिचुएशंस में एकता बनाए रखना, या फिर एक डायरेक्शंस में काम करना। तो क्या एग्जाम्पल है इसका, लेट पाकिस्तान सेट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ कश्मीरीज, यानी कि पाकिस्तान को पहले अपने एरिया के अंदर जो उनके आतंकवादी हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करना चाहिए, कश्मीरी की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने से पहले, यानी कि उनके भले के बारे में तो बाद में सोचना, पहले अपने लोगों का तो भला कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक द बुल बाय दी हॉर्न्स, यानी कि किसी बुल को उसके हॉर्न से उठाना। ये एक थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, तो ये क्या बोलता है कि किसी भी टफ सिचुएशंस के अंदर दिमाग से काम लेना, या फिर टफ सिचुएशंस के अंदर डिसीजन लेते हैं जब आप, तो उसको बोला जाता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि डील डिसिसिवली विद द डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, यानी कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसे बोला जाएगा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्टर हैड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स बाय डिसाइडिंग टू एम्प्यूटेट द पेशेंट्स लेग इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, यानी कि जब डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, जब उसे एक इंसान के किसी बॉडी पार्ट को काट कर अलग करना होता है, तो उसे ये देखना पड़ता है कि इसकी जान बचाने के लिए क्या उस बॉडी पार्ट को काटना ज़रूरी है। इफ़ यस तो डॉक्टर काट देता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, डॉक्टर के लिए भी वो डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, यानी कि किसी इंसान से उसके बॉडी पार्ट को छीनना इज़ रियली अ टफ सिचुएशन। तो उस टाइम पर जो डिसीजन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू टेक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। टू टेक अ लीप इन द डार्क मतलब कि आप ऐसा कोई रिस्की सिचुएशंस में फंस चुके हैं और उस टाइम पर जो आप एक्शन लेते हैं, बस आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि आई होप ये ठीक हो, यानी कि आपको कोई राह नहीं दिख रही है और आप फंस चुके हैं इस किसी सिचुएशन में, तो आप क्या करते हैं, जस्ट टेक अ लीप इन द डार्क, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो यू टेक अ लीप इन द डार्क इन गोइंग इन टू पार्टनरशिप विद दैट मैन, यानी कि आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है करने के लिए, और किसी ने आपको पार्टनरशिप ऑफर की, तो आपने कहा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आपने क्या किया, अंधेरे में तीर चलाया। यू टेक अ लीप इन द डार्क इन गोइंग इन टू पार्टनरशिप, यानी कि आप उस इंसान के साथ पार्टनरशिप में जाकर क्या सही कर रहे हैं, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, तो हमने क्या किया, टेक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब किसी काम पर पानी डाल देना, पानी कहते हैं ना, रायता फैला दिया या फिर पानी फेर दिया मेरी सारी मेहनत के ऊपर, तो वो चीज़ है। टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को कुछ काम करने से रोकना। तो डॉक्टर थ्रू माई कोल्ड वाटर अपॉन माई प्लान्स फॉर अ वर्ल्ड टूर बाई डिक्लेयरिंग दैट आई वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड द स्ट्रेन ऑफ इट। जब मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ट्रैवलिंग का स्ट्रेन नहीं ले सकते। तो जितने मेरे सपने थे वर्ल्ड टूर के, उन सब पर क्या हो गया, पानी फिर गया। ठीक है, तो आगे क्या है, टू थ्रो इन द स्पंज और टावल। टू थ्रो इन द स्पंज ऑफ टावल को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हिंदी इडियम्स के अंदर बोलूँ, तो इसका मतलब होता है कि मुँह की खाना या फिर बहुत बुरी तरह से हारना। तो क्या है, टू गिव अप अ कंटेस्ट और एक्नॉलेज डिफीट। ठीक है, आगे क्या है हमारा,
फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बिग कंपनीज मैनी स्मॉल कंपनीज थ्रो इन द स्पंज, यानी कि अगर आप बोले तो इतना मुश्किल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आज के टाइम पे, और जब एक स्मॉल कंपनी किसी बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पिटिशन करती है तो अक्सर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू टर्न द टेबल्स। टू टर्न द टेबल्स का मतलब ये होता है कि जब आप पासा पलटना, अचानक से पासा पलटना, यानी कि आपके पास अगर कोई डिसएडवांटेज आते आते धीरे धीरे एडवांटेज के अंदर चेंज हो जाए तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं टर्निंग द टेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, पाकिस्तान स्टार्टेड विद blitzkrieg but the superior tactics of our armed forces soon turned the table on them, यानी कि जब पाकिस्तान ने वॉर स्टार्ट किया हमारी कंट्री के साथ तो हमारे जो सुपीरियर टैक्टिक्स थे, यानी कि जो प्लान बनाने वाले हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो बोलते हैं कि प्लान मास्टरमाइंड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजन लिए कि फटाफट पासा पलट दिया, यानी कि अब पाकिस्तान का जो उन्होंने हमला हम पर किया था अब वो उन्हीं के लिए भारी पड़ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ ईडियम्स थे। इसके अलावा अभी भी ईडियम्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अब आगे ईडियम्स के पार्ट स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ईडियम्स ऐसे जो मिसलेनियस हैं, लेकिन जैसे कि जो वर्ब मतलब बोले तो कि कुछ काम करने के लिए आपको जो उकसाती है या फिर आपने कुछ काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपके लिए मुहावरे बने हैं। देखते हैं क्या है, टू कुक और डॉक्टर एन अकाउंट या बुक। टू कुक एन अकाउंट, टू कुक डॉक्टर एन अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट के साथ आपने कुछ ऐसा किया है जो आपने खुद ही बनाया है, यानी कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना, टेम्पर करना या फॉल्सिफाई करना। टू टेम्पर विद और फॉल्सिफाई द फैक्ट्स ऑफ फिगर्स या अकाउंट्स, तो उसको बोलो या टू डॉक्टर एन अकाउंट, टू डॉक्टर एन बुक, या टू कुक एन अकाउंट, या फिर टू कुक अ बुक। जैसे कि फ्रॉम द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स द कंपनी सीम टू बी फ्लॉरिशिंग। जब बैलेंस शीट देखते थे शेयर होल्डर्स तो उन्हें क्या लगता था, कंपनी तो फ्लॉरिश हो रही है, फ्लॉरिश मतलब बढ़ रही है, कंपनी तो फल फूल रही है, बढ़िया है। बट द लेटर इट टर्नड आउट दैट द, पर बाद में पता चला कि मैनेजमेंट हैड कुक द अकाउंट्स, कि मैनेजमेंट ने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की थी, यानी कि उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की थी उसके साथ, जो फिगर्स एक्चुअल थे ही नहीं उन्होंने वो फिगर्स हमें दिखाए, तो उन्होंने क्या किया, अकाउंट को कुक किया, यानी कि दे हैड कुक द अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टू बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशंस का भांडा किसी के सर पे फोड़ देना, यानी कि जो एक्चुअल में क्या लेता है, जो एक्चुअल में फोर्स लेता है किसी सिचुएशंस का, यानी कि अगर सारा काम सही से नहीं गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, द मेन पर्सन हु हैंडल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, या फिर टू बियर द मेन फोर्स और शॉक ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी हमारे यहाँ पर क्या होता है, वॉर होता है, तो जो इन्फेंट्री फोर्सेज होती है, यानी कि जो लड़ने के लिए, यानी कि ऑन फुट जो हमारी फोर्सेज होती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं को जाकर क्या जो प्लान बनाते हैं हमारे मास्टरमाइंड उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, गोलियाँ तो उन्हीं को चलानी पड़ती है। तो जो इन्वेंट्री फोर्सेज हैं उनको सबसे ज़्यादा भार उठाना पड़ता है किसी भी बैटल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द बियर्ड द लायन इन हिज डेन, उसके इलाके में जाकर उसे ही चैलेंज करके आना। टू बियर्ड द लायन इन हिज डेन, डेन होता है लायन की गुफा, तो यानी कि किसी भी लायन की गुफा में जाकर उसी के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। तो टू अपोज या फिर चैलेंज समवन इन हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन, उसके एरिया में जाकर उसी को धमका कर आप आ गए। तो क्या है, द इंडियन आर्मी ब्रॉक थ्रू पाकिस्तान फोर्टिफिकेशंस एंड इन द शकरगढ़ एरिया बियर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन। क्या बोलते कि हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया, जो पाकिस्तान के जो किले बनाए हुए थे जिसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे उसको भी तोड़ा, ना सिर्फ उसको तोड़ा बल्कि उनके एरिया में घुस के, यानी कि शकरगढ़ जो एक पाकिस्तान की सिटी है उनके एरिया में घुसकर उनको चुनौती भी देकर आई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्लंट द एज ऑफ। टू ब्लंट द एज ऑफ मतलब किसी के किनारे को काट देना या फिर जला देना। तो क्या होता है कि जब हम किसी किनारे को काटते हैं तो हम क्या करते हैं, उस किनारे को इफेक्टिव होने से रोक देते हैं, यानी कि टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव। जब किनारा ही काट दिया, कुछ रहा ही नहीं, तो आगे इफेक्ट क्या करेगा हमें। तो क्या होता है, टाइम ब्लंट्स द एज ऑफ द ग्रिफ, समय हर घाव भर देता है। वो क्या करता है कि टाइम के साथ साथ जो ग्रिफ है उसके किनारे कटते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। अगर हम एक कैंडल को दोनों तरफ से जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी बहुत ज़्यादा होगी, कितनी देर के लिए ज़्यादा होगी, कैंडल तो बहुत जल्दी बुझ जाएगी ना। यानी कि आप किसी भी इंसान के ऊपर इतना मेंटल और इतना फिजिकल प्रेशर ना डालें कि उसके काम करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, क्षीण हो जाए। तो क्या बोलता है इसका, इफ़ एनी काइंड ऑफ जॉब, किसी भी काम में, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अकेडमिक्स, क्योंकि अकेडमिक्स में ऑल्दो आपका फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता लेकिन मेंटल एक्सर्शन बहुत होता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव एवरी डे। अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो
तो आप सिर्फ उतना ही काम करें जितनी आपकी क्षमताएं हैं। अपनी क्षमता से अधिक काम करोगे, यानी कि दोनों तरफ से जलने की कोशिश करोगे तो जल्दी बुझा दिए जाओगे, तो आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे उसको, ठीक है। यानी कि जब आप ओवरबर्डन हो जाओ या आप देखो किसी को ओवरबर्डन है वो, तो उसके लिए दो मुहावरे हो गए आपके, टू मैनी आयरन्स इन द फायर या फिर टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, ठीक है। आगे है हमारा टू क्रॉस द रूबिकॉन। टू क्रॉस द रूबिकॉन मतलब आपने अपनी अब लक्ष्मण रेखा रांग दी है और आप अब अपने एरिया में वापस आने लायक नहीं बचे, या फिर ये बोलो इसको इन शॉर्ट, जो हमारे यहाँ पर बहुत फेमस मुहावरा है कि अब तीर कमान से निकल चुका है और एक बार जब तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं लाया जा सकता, तो वो है हमारा टू क्रॉस द रूबिकॉन। तो क्या है इसके अंदर, द गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक ऑफ मैनी थिंग्स बिफोर नेशनलाइजिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर वंस दे क्रॉस द रूबिकॉन देयर विल बी नो गोइंग बैक। यानी कि जब गवर्नमेंट कोई काम करती है, फॉर एग्जांपल नेशनलाइज ही करना है उसे किसी इंडस्ट्री को, तो बहुत ही सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि एक बार डिसीजन जो आउट हो गया उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने डिसीजन को वापस लेना, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उन्हें बहुत सोच समझ के, बहुत सारी मीटिंग्स इसीलिए लगते हैं क्योंकि एक बार डिसीजन आउट गया तो उसके बाद क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू करी फेवर। टू करी फेवर का मतलब होता है कि अपने फेवर को खुद पकाना। अपने फेवर को खुद कैसे पकाओगे आप, जब सामने वाले की चापलूसी करोगे, चापलूस होना, यानी कि टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी और ट्राई टू फ्लैटर। जब आप किसी को चापलूसी करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ही वॉज ट्राइंग टू करी फेवर विद द बॉस बाय ऑफरिंग हिम एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई इंसान या तो बॉस को अपने काम करने से यानी कि अपने हार्डवर्क से इम्प्रेस करता है, या कोई इंसान क्या करता है, बॉस को अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देता है, उनके हर काम की तारीफ करता है, तो वो क्या करता है, वो करी द फेवर करता है जब वो सेकंड मेथड से बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कि बॉस को अच्छी अच्छी तारीफें बोलता है बॉस के लिए या फिर उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के देता है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू करी द फेवर। ये जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएंगे, कॉर्पोरेट्स के अंदर जाएंगे, तो आपको ये मुहावरा बड़ा काम आने वाला है, टू करी फेवर, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब होता है वो चाबुक घुमाना, जैसे घोड़े के ऊपर चाबुक घुमाते हैं वो तेज तेज भागता है ना। अगर कोई घोड़ा मर चुका है और आप उस पर चाबुक मारते रहो, क्या वो भागेगा? बिल्कुल नहीं भागेगा। यानी कि अगर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स को हम अपने हिंदी वर्जन में देखें तो हमारे यहाँ पर होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब भैंस के आगे बीन बजाना या फिर डेड हॉर्स को फ्लॉग करना, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है इसे समझाने का। इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, या फिर इसको समझाना मतलब टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो वी विल बी फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स इफ़ वी ट्राई टू मेक संस्कृत द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारी नेशनल लैंग्वेज मातृभाषा क्या है, हिंदी है, और अब हम जुटे हैं कि संस्कृत को मातृभाषा बनाएं। ऑल तो सब संस्कृत बोल भी नहीं पाते, तो ये ऐसा हो जाएगा कि हमारी सारी एनर्जीज जो है वेस्ट होने वाली है। इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं, टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट मतलब अपने ही घर को भरते रहना। अपना जब कोई घर भरता है तो वो हमेशा डिसऑनेस्ट मीन से होता है। ऑनेस्टी वाले के लिए तो ये यूज़ ही नहीं होते। ऑनेस्टी तो उसके लिए तो आप कोई ऐसे लाइबल ही नहीं होते कि आपको ऐसे ताने सुनने पड़े। टू वेदर वंस नेस्ट, तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपके लिए हमेशा डिसऑनेस्ट मीन्स के साथ ही आएंगी। टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी ब्यूरोक्रेट्स फेदर देयर ओन नेस्ट वाइल दे हैव द अपॉर्चुनिटी। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट के मेजर ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अपने खुद के घर भरने में लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाए। हम्बल पाए का मतलब वैसे तो ये शांतिपूर्वक होता है, लेकिन यहाँ पर हम्बल पाए का मतलब ये है कि अपना मतलब अपमान का घूंट पी जाना। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आपको अपने आप को ह्यूमिलेट होते हुए देखना पड़ रहा है। सिंस नो वन केम टू हिज स्पॉट, सिंस क्योंकि उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, ही हैड टू ईट हम्बल पाई एंड गिव इन टू देयर डिमांड्स। तो उसे अपनी हम्बल पाई यानी कि उसे अपमान का घुट पीना पड़ा और उनकी शर्तों के आगे झुकना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, टू ईट वन वर्ड्स, यानी कि अपने ही खुद के शब्दों को खा जाना या फिर अपने शब्दों से
मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अपने ही कई शब्दों से हटना पड़ता है या फिर मजबूरी में किसी की बात माननी पड़ती है, यानी कि मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो उसके लिए यूज़ होता है टू ईट वंस वर्ड, टू डिट्रैक्ट वंस एसर्शन अंडर कंपल्शन, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी कहीं बातों से अब मुकरना पड़ेगा या फिर जो आप कह चुके हो उसको आपको नकारना पड़ेगा। इट्स हार्ड फॉर अ होटी मैन टू हैव टू ईट्स हिज वर्ड्स। होटी मैन होता है ऐसा ज़िद्दी इंसान या फिर बोलो कि जिसको अपना घमंड बहुत प्यारा है। तो अगर कोई होटी मैन है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने शब्दों से मुकरना या फिर अपने कहे शब्दों को एक्सेप्ट करना कि वो शब्द झूठे थे। तो इट्स हार्ड फॉर अ हॉटी मैन टू हैव हिज वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या फिर टू टेक अप द गॉन्टलेट। ठीक है, या तो आपने मतलब कोई चैलेंज दिया है सामने वाले को, गॉन्टलेट का मतलब वैसे तो होता है लोहा, तो टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या फिर टू टेक अप द गॉन्टलेट यानी किसी से लोहा लेना मतलब किसी से चैलेंज लेना। तो इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज टाइटल द यंग ब्राज़ीलियन रेसलर थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, यानी कि वो अपना टाइटल बचाना चाहता था और अपने टाइटल को बचाने के लिए उस रेसलर ने क्या किया, चैलेंज दे दिया खुलेआम कि कोई है जो मुझसे मुकाबला कर पाए। तो इस तरह से जब आप चैलेंज दे रहे हैं यानी कि अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे हैं या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं, तो उसके लिए बोलोगे आप टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या फिर टू टेक अप द गॉन्टलेट। ठीक है, आगे है हमारे पास टू रन द गॉन्टलेट। टू रन द गॉन्टलेट हमारे बहुत पुराने टाइम से निकल कर आई है ये कहावत जो है। इस कहावत में उस टाइम जब ब्रिटिशर्स राज था, जब कोई गलती करता था तो उनसे लोहे के बड़े बड़े सरिये खिंचवाए जाते थे, तो उसमें पनिशमेंट का फॉर्म था टू रन द गॉन्टलेट, मतलब आपने कुछ ऐसा किया है, आपकी कोई ऐसी क्रिएटिविटी था या एक्टिविटी थी जिसकी वजह से आपके ऊपर पनिशमेंट लग गई। आज के टाइम में कैसे यूज़ होता है, आज के टाइम पे आपने कुछ काम किया और आपके काम के लिए बहुत कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, तो उसको बोला जाता है टू रन द गॉन्टलेट। जैसे किसी ने कोई मूवी बना दी या किसी ने कोई बुक लिख दी, तो उसके लिए क्या होता है कि बड़े उसको कई बार इल ट्रीटमेंट मिलते हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म बहुत होते हैं। जैसे मोस्ट बुक्स हैव टू रन द गॉन्टलेट ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक्स, यानी कि जब आप बुक्स लिखते हैं, कोई यूनिक बुक लिखते हैं, कोई यूनिक आइडिया लिखते हैं, तो उसके आलोचक भी बहुत होते हैं और आपको कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, टू बर्न विंस फिंगर, यानी कि आप अपनी खुद की उंगली जला रहे हैं, यानी कि खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। जैसे आ बैल मुझे मार या फिर अपने खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। इफ़ यू हैव नेवर प्लेड द स्टॉक मार्केट इन द पास्ट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट, यू आर लाइकली टू बर्न योर ओन फिंगर्स। यानी कि क्या बोलता है कि आपने अगर पहले से कभी ये काम नहीं किया है तो ये राइट टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी ख़राब है और आप अभी परचेज करने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि आप खुद के ही हाथ जलाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फोर्स वंस हैंड। टू फोर्स वंस हैंड मतलब किसी काम को करने के लिए मजबूर करना। तो क्या है, टू कंपेल वन टू डू समथिंग अनविलिंगली और अर्लियर देन व्हेन ही विश टू डू इट, यानी कि किसी को कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको मजबूर करती है कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वांटेड टू डू ऑल दैट इट कुड मीट द वर्कर्स डिमांड। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि वो वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल करे, बट द वॉयलेंस बाय द स्ट्राइकर, लेकिन स्ट्राइकर्स ने क्या किया, वॉयलेंस करनी स्टार्ट कर दी, तो इससे क्या हुआ, उनके हाथ बंद गए हैं, अब वो फोर्स हो गया है उन पर, यानी कि उनकी मजबूरी हो गई है कि अब उन्हें लॉकआउट करना पड़ेगा, लॉकआउट करके सारे वर्कर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। लॉकआउट एक सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो फैक्ट्री बंद कर देता है और आप सबको फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मैं अपनी इस फैक्ट्री के अंदर अभी काम नहीं करवाऊंगी, उसे बोलते हैं लॉकआउट। ठीक है, आगे है हमारे पास टू होल ओवर द कोल्स। होल ओवर का कोल्स मतलब जलते अंगारों पर चलना। ठीक है, अब क्या है कि टू होल ओवर द कोल्स मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी आलोचनाओं का पात्र बन सकती हैं। इफ़ योर बैड हैबिट्स बिकम नॉन, अगर आपकी बुरी आदतों का पता चला, यू विल गेट होल्ड ओवर द कोल्स एंड यू रिचली डिजर्व इट टू, तो आपके लिए तो ऐसा काम हो जाएगा कि मतलब जैसे चलते अंगारों पर चलना, और आप इसे डिजर्व भी करते क्योंकि आप हो ही ऐसे, यानी कि हम बोलते हैं ना किसी को तेरे साथ तो यही होना चाहिए, तू है ही ऐसा, तो वो क्या है, टू होल ओवर द कोल्स, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी हैं तो उसको ये डिजर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट का मतलब होता है कि मतलब आप अभी काम करने का सोच तो रहे हो बट आप काम कर ही नहीं रहे हो, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया तो आपके लिए वो कहावत सेट बैठेगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यानी कि किसका इंतज़ार कर रहे हो ड्यूड, जब तक जो घास है वो पैरों के नीचे उग जाएगी, यानी कि
द अथॉरिटीज शुड लिसन टू स्टूडेंट्स ग्रीवियंसेस, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है अथॉरिटीज़ को सुननी चाहिए। अगर अभी नहीं सुनेंगे तो बाद में सिचुएशंस बुरी होंगी, हो सकता है स्टूडेंट स्ट्राइक पर चले जाएं। इफ़ दे लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट द सिचुएशन वुड टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स। अगर आपने अभी भी उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना तो सिचुएशन बैड से वर्स हो जाएगी और फिर आपको ज़्यादा कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। टू लॉर्ड इट ओवर समवन, टू लॉर्ड इट ओवर समवन का मतलब क्या है? किसी के ऊपर भगवान बनना, यानी कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना और दूसरे लोगों को डोमिनेट करना। तो ये जनरली कब होता है? जब आपके पास कोई अचानक से आप रिच हो जाओ, अचानक से आपके पास कुछ पावर आ जाए, या फिर अचानक से आपको कोई अथॉरिटी मिल जाए, तो आप क्या करते हो? आप अपने आप को भगवान समझने लग जाते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन अ मैन गेन्स इट ही बिगिंस टू लॉर्ड इट ओवर हिज फेलोज। इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर यानी कि पावर का नशा, सत्ता का नशा इतना गहरा होता है कि जब किसी इंसान को सत्ता मिलती है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और दूसरे लोग जो हैं वो उसके कठपुतली बन जाते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, अपने काम से काम रखो, अपने बिहेवियर, अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरे को ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सब किसी को क्या करना चाहिए? माइंड हिज ऑन बिजनेस टाइप्स बोलते हैं ना, तो माइंड्स वंस पीज एंड क्यूज, तो अपने काम पर ध्यान दो भाई। A manager suspects his chief clerk of dishonesty, and if the clerk doesn't mind his P's and Q's, he will soon find himself out of the job. जो मैनेजर है उसने सस्पेक्ट किया कि जो उसका कलर है ना वो डिसऑनेस्ट है, जो उसका क्लर्क है। तो अगर क्लर्क ने अपना काम सही से नहीं किया, यानी कि अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वो जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपने उसको चेतावनी दे दी, भाई अपने काम पर ध्यान दे, फालतू इधर उधर की काम मत कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू पास मस्टर। टू पास मस्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में आप एवरेजली निकल जाते हो या फिर एक्सेप्ट या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपका रहा। देखते एग्जांपल। दो माई वर्क इन कॉलेज वॉज नॉट एज गुड एज इट कुड हैव बीन, ऑल्दो मेरा काम क्या था, उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था, बट फिर भी मेरा जो रिजल्ट था वो सेटिस्फैक्ट्री था, या फिर मेरा जो काम था वो सेटिस्फैक्ट्री था और मेरे रिजल्ट जो है ठीक थे, अच्छे थे। ठीक है, आगे क्या है हमारा? टू पे वन बैक इन वंस ऑन कॉइन। टू पे वन बैक इन वंस ऑन कॉइन मतलब जिसने जैसा किया उसको वैसा ही रिप्लाई करना, यानी कि टिट फॉर टैट, जो जैसे को तैसा। जैसे कि हाउ सो एवर रिवेंजफुल यू मे बी अनलेस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ यू कैन नॉट पे हिम बैक इन हिज ओन कॉइन। यानी कि आप बदला लेना चाहते हो, बट अगर आप उसके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप जैसे को तैसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टू प्लग अ लोनली फरो। टू प्लग अ लोनली फरो का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप से सारा काम करना चाहते हो, आपको पसंद नहीं किसी और की हेल्प लेना, या फिर आपने जो काम किया वो खुद ही किया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की इसके अंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑफ टुडे नो इंडिविजुअल या नेशन कैन प्लग अ लोनली फरो, कि आजकल की जो सोसाइटी है इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि एक अकेला बंदा कुछ भी काम कर सके। तो अकेला नहीं, हमें ग्रुप की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए। ठीक है, चलो जी आगे क्या है? टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर आप जब काम करना बंद कर देते हो। अभी तो आपने एक छोटी सी पोजीशन को हासिल किया है और आपने अभी से काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुडंट स्टॉप गोइंग, तो आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। इवन इफ ही विंस द बिगेस्ट अवार्ड अ फिल्म स्टार विल नेवर रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स। क्या बोलते हैं कि ऑल्दो उसे इतना बड़ा अवार्ड मिला है लेकिन फिर भी एक वो फिल्म स्टार होने के नाते कभी भी आराम नहीं करेगा, यानी कि अपने एफर्ट्स को कम नहीं होने देगा। ही विल ट्राई टू रिच ग्रेटर हाइट्स ऑफ स्टारडम, क्योंकि अभी तो उसे लोकप्रियता के ऊंचे शिखर तक जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग अलापना। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब बार बार एक ही गीत गाते रहना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। देखते हैं। टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, मैंने तो ये किया था, मैंने तो ये किया था, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, काफ़ी जगहों पर मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस जेंटलमैन कीप्स हैपिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग दैट ही इज़ फ्रॉम ऑक्सफर्ड एंड डिजर्व द बेस्ट। ये जो इंसान है ये हमेशा यही कहता है, मैं तो ऑक्सफर्ड से हूँ एंड आई डिजर्व द बेस्ट, मैं तो ऑक्सफर्ड से हूँ एंड आई डिजर्व द बेस्ट। तो ये इंसान क्या कर रहा है? टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हमेशा एक ही राग अलापता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? टू राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। टू राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस का मतलब क्या है?
फोनिक्स एक अरेबियन वर्ड है। ऐसा माना जाता है कि फोनिक्स जो है ज़िंदगी भर इसका शायद कोई दोस्त नहीं होता, ये अकेला ही रहता है पंछी। लेकिन फोनिक्स जब मरने वाला होता है, अपने मरने से पहले अपना फनरल खुद तैयार करता है, एक लकड़ी के पिलर पे जाकर मरता है और वहाँ पर कुछ ऐसी गम इसके अंदर से ऑटोमेटिकली निकलती है, यानी कि जब ये मरता है तो इसके अंदर से कुछ गम निकलती है और जिससे ये जल जाता है, यानी कि अपना फनरल ये खुद करता है। और जब ये कम्प्लीटली बर्न ऑफ हो जाता है, जल जाता है, तो इसकी एशिज से कोई नया बर्ड निकलता है, नया फोनिक्स निकलता है। तो ये जो मुहावरा बना है, टू राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशिज, ये इसलिए बना है कि कोई जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तक पहुंच गया है और उस डिस्ट्रक्शन से निकल कर आता है, यानी कि आपने किसी को देखा जो ऑलरेडी इस सिचुएशंस पे था, यानी कि स्टेबल था, स्टेबिलिटी से एकदम बिल्कुल नीचे चला गया, यानी कि डाउन वर्ड चला गया, उसके लाइफ में लॉस आया या कुछ गया, बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होकर ज़मीन पर जा पहुंचा और अब उस ज़मीन से उसने वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट किया। तो हाउ इज़ ही राइजिंग? ही इज़ राइजिंग लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशिड। देखते हैं, जर्मनी वॉज कम्प्लीटली डेसिमेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट इट हैज़ राइजन लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेज। कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, उसके पास ऐसा कुछ बचा नहीं था, बट फिर भी उसने अपने आप को सर्वाइव किया, इम्प्रूव किया और आज देख लो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोनिक्स अपनी एशेज से निकल कर आया हो, यानी कि वो वापस पहले जैसा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सबको रूल करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शंस देता है, यानी कि जैसे घर का मुखिया होता है, वो क्या करता है, बाकी सबके ऊपर डायरेक्शंस देता है, सबको रूल्स समझाता है कि ऐसे काम करना और ऐसे काम नहीं करना। बी द वन हु डायरेक्ट्स अदर्स इन अ बिजनेस, कम्युनिटी या फिर हाउस होल्ड, यानी कि जो डोमिनेटिंग पावर रखता है या फिर जो लीडर है। ठीक है, इन द रूरल एरियाज इट इज़ नॉर्मली द सरपंच हु रूल्स द रूस्ट। अगर बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर ज़्यादातर सरपंच सभी फैसले लेता है, यानी कि गांव के सभी मैटर्स के ऊपर किसका चलता है सिक्का? सरपंच का सिक्का चलता है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? आगे है टू स्कैटर टू द विंड्स। टू स्कैटर टू द विंड्स का मतलब क्या होता है कि अब हमने बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ अचीव की और वो इस तरह से बिखरा दी हवा में कि सब कुछ वेस्ट हो चुका है, यानी कि मेहनत भी की और वो सारी मेहनत कहाँ चली गई? पानी में चली गई। क्या है? सब कुछ बिखर जाना, तहस नहस हो जाना। बट एवर वी हैड गेन्ड बाय द इंडिपेंडेंस वी स्कैटर्ड टू द विंड। इंडिपेंडेंस से जो आज़ादी हमने ली थी आज के टाइम में हमने उसे बिल्कुल बिखेर कर रख दिया है, यानी कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो आज अगर देखते तो वो शायद खुश नहीं होते कि क्या इसी दिन के लिए हमने आज़ादी ली थी, कि लोग आज़ाद तो हैं बट फिर भी आज़ाद नहीं हैं, सोच से गुलाम हो चुके हैं वो लोग। तो आगे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो इडियम्स है, टू सी विच वे द विंड ब्लॉज, यानी कि आपको देखना है कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि हवा का रुख किस तरफ है, यानी कि मार्केट में अभी क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग है और क्या चीज़ें एडवर्स है। फेवरेबल सिचुएशंस को देखकर चलोगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे और एडवर्स सिचुएशंस में चलोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। तो आपको हमेशा हवा का रुख देखना चाहिए, यानी कि मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। इन पार्टी पॉलिटिक्स पीपल सिटिंग ऑन द फेंस कीप ऑन वॉचिंग विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग बिफोर डिसाइडिंग होम टू सपोर्ट, यानी कि जो पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं वो हमेशा मतलब किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने से पहले देखते हैं कि किसकी पार्टी में दम है, जिसकी पार्टी में दम होगा उसी को सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, आगे है टू सी अ थिंग थ्रो कलर्ड स्पेक्टिकल्स। टू सी अ थिंग थ्रो कलर्ड स्पेक्टिकल्स का मतलब है किसी को रंगीन चश्मों में लगा कर देखना, यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी को पुरानी ही चीज़ों की वजह से देखते रहते हैं, यानी कि आपने कुछ धारणाएं बना रखी हैं अपनी किसी के लिए और आप उन धारणाओं के अंदर रहकर किसी को देखते हो। जब तक अपनी धारणाओं को चेंज नहीं करोगे या धारणाओं से अलग उसे देखोगे नहीं तो आपको उस इंसान में कुछ अलग दिखेगा ही नहीं, यानी कि आपने जब तक अपने वो रंगीन चश्मे नहीं उतारोगे तब तो आपको मौसम क्लीन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ फॉर लॉन्ग लुक्ड एट इंडिया थ्रू कलर्ड स्पेक्टेकल्स एंड नेवर ट्रस्टेड इवन द मोस्ट जेन्युइन ऑफ हर पीस मूव्स, यानी कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया को अभी भी उस वो पुराने तरीक़ों से देखता है, यानी कि पार्टीशन के टाइम पर जो इंडिया था या फिर जो दोनों लोगों के बीच में द्वेष था उस सिचुएशंस को नज़र में रखते हुए हर सिचुएशंस को देखता है। इसने कभी भी हमारे ईमानदार कोशिशों की भी कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कलर्ड स्पेक्टेकल से देखता है, रंगीन चश्मों से देखता है। चलिए आगे चलते हैं। टू सी थ्रो समथिंग। टू सी थ्रो समथिंग मतलब कि किसी को इस तरह से देखना, टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग बीनीथ डिसेप्टिव अपीयरेंस। टू सी थ्रो समथिंग मतलब किसी को कंप्लीटली देखना, होली देखना कि इसके असली में मंसूबे क्या हैं, उसके मंसूबों को पहचानना। दिस सो थ्रो द गेम ऑफ द एनिमी।
तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एनिमे के गेम्स को देखा, कंप्लीटली सुना, कंप्लीटली समझा, यानी कि उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, उसकी तह तक गए और उसके हर सिचुएशंस को समझा परखा फिर जाना। ठीक है, आगे क्या है, टू स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट, ऐसे बोलते हैं ना, सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, तो यहाँ पर हमारे जो वॉल्यूम्स है वो लाउड हो जाती है, या फिर रिजल्ट ऐसा है, रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें शो करना चाहते हैं, कंडीशंस ऐसी हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बहुत कुछ बोल जाती हैं। ठीक है, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल, यानी कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी का सक्सेस है वो ही बता देता है कि हमारी मेच्योरिटी क्या है पीपल्स की, यानी कि कितने मेच्योर्ड पीपल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे है टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने बैठ जाना या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना, एक्चुअल सिचुएशंस पर ध्यान ही ना देना। एज द ड्रोट प्लेड हैवोक इन बिहार, the authorities were busy splitting hairs trying to decide whether there was scarcity conditions or famine। क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर सूखा पड़ चुका है, बिहार के अंदर सूखा पड़ने की वजह से सब चीज़ें तहस नहस हो चुकी है, यानी कि माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज़ अब ये सोच रही हैं कि यहाँ पर क्या किसी कंडीशंस की कमी है या अकाल पड़ा हुआ है। इस पर तो बाद में भी बहस की जा सकती है, पहले ज़रूरी क्या है, पहले ज़रूरी है लोगों तक मदद पहुँचाना, आप बहस बाद में कर लेना, ये तो छोटी चीज़ें हैं, आप बाद में बहस करके या फिर बाद में सिचुएशन को एनालाइज करना कि सिचुएशन थी क्या, अभी तो क्या आप उनको सपोर्टिंग हैंड दो ना। तो यहाँ पर स्प्लिट हेयर्स का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी चीज़ों में पहले घुस जाना या फिर माइनर पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस करना। ठीक है, आगे है टू स्टिल अ मार्च ऑन। टू स्टिल अ मार्च ऑन का मतलब टू डू समथिंग सो एज टू गेन एन एडवांटेज ओवर अनदर, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं या फिर आप मतलब लोग लड़ते ही रह गए और आप अपना फ़ायदा उठाकर चले गए, यानी कि आपने किसी दूसरे के ऊपर गेन लेना या एडवांटेज लेने की कोशिश की। एग्जाम्पल से समझते हैं, वेयर वी विल स्टिल डिबेटिंग द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर्स विद फॉरेन कंसर्न्स। हमारी कंट्री क्या कर रही थी, अभी डिबेट ही कर रही थी कि हमें फॉरेन कंसर्न से जॉइंट वेंचर मंगवाना है या नहीं, यानी कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनको बोलना है कि नहीं कि हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करो। इतने में ही सिंगापुर और मलेशिया ने मार्च ऑन कर दिया। मार्च ऑन मतलब एडवांटेज ले लिया उस सिचुएशन का। सिंगापुर एंड मलेशिया स्टोल अ मार्च ओवर अस एंड ओपनड देयर गेट्स टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ बिग वे। तो उन्होंने हमसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ दी लोगों को, तो यानी कि उन्होंने हमारे आइडियाज़ पे क्या किया, मार्च ऑन किया, यानी कि हम झगड़ते ही रह गए और वो तीसरी बिल्ली क्या है, पूरी रोटी खा गई। आगे क्या है हमारे पास, आगे है टू स्टिक एट नथिंग, अपना कोई भी स्टैंड ना लेना। टू स्टिक एट नथिंग मतलब कोई स्टैंड नहीं लेना, बस जिस साइड बेनिफिट दिखे उसी साइड चले जाओ, बिन पैंदी का लोटा। बिहेव इन एन अनस्क्रपलस वे टू गेट वट वन वॉन्ट्स, मतलब किसी भी तरीके से आपको बस वही चाहिए जो आपको, मतलब आप सिर्फ उसी चीज़ को पाना चाहते हो जो आपको चाहिए, जो आपके आइडियाज़ है, ड्रीम्स है, और चाहे कोई भी तरीका आपसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि एन एम्बिशियस पॉलिटिशियन विल स्टिक एट नथिंग इफ़ दैट सर्व्स हाई एंड्स। तो यानी कि क्या बोलता है कि जो एम्बिशियस पॉलिटिशियन होता है, यानी कि जिसको बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसके एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, तो वो किसी चीज़ पर रुकता नहीं है, वो चलता रहता है बाय वट एवर मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नाउ। टू स्ट्रेन एवरी नाउ मतलब अपनी 100% कोशिश देना, 100% एफर्ट लगाना, जी जान से कोशिश करना, यानी कि टू यूज़ वन स्मट्स अटमोस्ट एफर्ट, जितना हो सके उतना करना। वी हैव टू स्ट्रेन एवरी नट टू गेट ओवर द पॉवर्टी लाइन। अगर हमें अपनी गरीबी रेखा से ऊपर आना है तो हमें अपनी मतलब पूरी जी जान से मेहनत करनी होगी, जितना हमसे बन पड़े उतना काम हमें कर देना होगा। ठीक है, आगे है टू स्ट्रेच अ पॉइंट। टू स्ट्रेच अ पॉइंट मतलब किसी रेगुलेशंस को इंक्रीज करना। टू स्ट्रेच अ पॉइंट हमारे लॉ के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। टू स्ट्रेच अ पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई रूल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं बट उसके अंदर लूप होल्स हैं। लूप होल्स मतलब कोई चीज़ है जो छूट चुकी है लेकिन उस पॉइंट के अंदर एड ऑन होनी चाहिए थी, तो हम उस पॉइंट को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे और जो चीज़ छूट गई है उस पॉइंट में कवर होना उसे इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एरियाज़ के अंदर क्या था, एक रूल्स बनाने जा रहे थे कि जितने भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ जिस इंडस्ट्री से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से मूव करके कहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में डालना। ठीक है, हो गया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ उन्होंने अदर चीज़ों को भी, अदर बिजनेसेस को भी डालना स्टार्ट कर दिया।
तो क्या है, टारगेटिंग स्मॉल बेकरीज एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइव टू मूव पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया टू इंडस्ट्रियल वंस। यानी कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को तो मूव कर ही रहे थे, अब क्या किया इन्होंने, स्मॉल जो छोटी छोटी बेकरियां थी उन्हें भी मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो आपने छोटी बेकरीज को भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इट्स लाइक कि आप ना उनको भी खींचना चाह रहे हो उस डेफिनेशन के अंदर, यानी कि अब स्मॉल जो बेकरीज हैं वो भी उस रूल्स का हिस्सा बन चुकी है, अब उन्हें भी शहर से बाहर जाना होगा। ठीक है, आगे है टू स्ट्राइक विच द आयरन इज हॉट। टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब जब लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारना, यानी कि जिस टाइम अपॉर्चुनिटीज आए इमीडिएटली उसका बेनिफिट उठा लेना। बाय गोइंग इन फॉर जनरल इलेक्शंस इमीडिएटली आफ्टर द वॉर द कांग्रेस स्ट्रक वाइल द आयरन वाज हॉट। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेने के गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने उस टाइम हथौड़ा मारा जब आयरन हॉट था, यानी कि उस टाइम पर हथौड़ा मारा जब लोहा गर्म था, यानी कि उसने सिचुएशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ठीक है, आगे क्या है, आगे है टू शॉप, टॉक शॉप। टॉक शॉप का मतलब होता है अपने बिजनेस के बारे में बातें करना। ठीक है, ड्यूरिंग टी ब्रेक्स एट एनी सेमिनार यू विल फाइंड द पार्टिसिपेंट्स टॉकिंग शॉप। यानी कि आप किसी भी सेमिनार में चले जाओ, जब वो टी ब्रेक होता है बीच में, तो आप देखोगे अलग अलग बिजनेसमैन अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हैं या फिर अपने प्रोफेशन के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू टाई समबडीज हैंड। टू टाई समबडीज हैंड का मतलब क्या होगा, टू टाई समबडीज हैंड का मतलब होगा टू रेस्ट्रिक्ट समबडीज एक्टिविटीज, यानी कि किसी के हाथ बांध देना कि वो काम ना कर पाए। Although the management was aware about the severe financial crisis one of their employee was going through, it couldn't pass the loan for its hands were tied by the company's policy। क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट को पता था इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पैसे की ज़रूरत है और वो उसे लोन देना चाहता था बट नहीं दे पाया, क्योंकि कंपनीज की पॉलिसी अलाउ नहीं करती किसी भी एम्प्लॉय को लोन देने के लिए। तो यहाँ पर जब आप चाहकर भी कोई काम ना कर पाओ तो आप बोलोगे कि मेरे हाथ बंधे हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं चाहता हूँ तो भी नहीं कर सकता। ठीक है, थ्रो मिड एट, थ्रो मड एट का मतलब होता है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना। ठीक है, टू टॉक इल ऑफ। सम पीपल स्पेशलाइज इन थ्रोइंग मड एट अदर्स, यानी कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशलिटी होती है दूसरों पर कीचड़ उछालना, जो दूसरों के बारे में बस बुरी बातें करवा लो इनसे, उसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ईडियम्स है जो नाउन और एडजेक्टिव को मिक्स करके बनाई जाती हैं। ठीक है, इनको नाउन फ्रेजेस बोलते हैं या एडवर्ब फ्रेजेस, यानी कि या तो इसके अंदर नाउन होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, या फिर एडवर्ब्स यानी कि किसी की विशेषताएं होंगी। जैसे कि बैड ब्लड, यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है, बैड ब्लड गंदा खून। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब ये होता है कि दूसरों के बीच में ना हीन भावना है, गंदा खून यानी कि हीन भावना है एक दूसरे के बीच में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देयर हैड बीन बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 1947। 1947 से अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, हीन भावना चलती ही आ रही है, उनके बीच में कोई सिचुएशंस में सुधार नहीं आया है। ठीक है, आगे है हमारे पास अ बॉडी ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ होना हमारे बीच में जहाँ पर हमारे बीच क्या चल रहा है, डिस्प्यूट्स, तनाव चल रहे हैं। जैसे कि कश्मीर कॉन्टिन्यूज टू बी द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो है मुसीबत की जड़ है। कश्मीर क्या है आपका, कश्मीर हमेशा ही डिस्प्यूट का हिस्सा बना रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अ बोसोम फ्रेंड या फिर अ बोसोम पल। अ बोसोम फ्रेंड ऐसा इंसान होता है जो आपके बहुत क्लोज होता है, यानी कि आप जिसके ऊपर 100% ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। तो बोसोम फ्रेंड्स नेवर बिट्रे वन अदर, जो इतने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे पर कभी भी चीट नहीं करते, यानी कि एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते। तो जो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को धोखा ना दे उन्हें बोला जाएगा बोसोम फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है हमारे पास लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, जैसे चाइना के लोग होते हैं बड़े सॉफिस्टिकेटेड एलिगेंट से, पतले पतले से, पतले दुबले, वहाँ पर अगर कोई सांड घुस जाए तो ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ सॉफ्ट सी चीज़ के अंदर कुछ रफ चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसमें क्या है कि किसी चीज़ सिचुएशंस का बहुत क्लमजी हो जाना, यानी कि वो रफ टू हैंडल है और वो सिचुएशंस इतनी ईजी है ही नहीं कि वो हैंडल हो सके अराउंडली, यानी कि सिचुएशंस का वर्स हो जाना। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, डोंट लेट हिम हैंडल द लेबर प्रॉब्लम विद हिज शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, यानी कि जिस इंसान को आप
लेबर की प्रॉब्लम हैंडल यानी कि अपने वर्कर्स की सिचुएशन समझने के लिए भेज रहे हो, वो इंसान तो खुद जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसका तो खुद शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी कि उसको आप उनकी प्रॉब्लम सुनने भेजोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनते सुनते ये और गर्म हो जाएगा वहाँ पे। जब ये गर्म हो जाएगा तो सिचुएशंस आसान होंगी या मुश्किल होंगी? मुश्किल होंगी, क्योंकि अगर ये वहाँ गया तो ही विल बी ओनली लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप एंड वर्सन द सिचुएशन। तो ऐसा लगेगा कि कोई बुल चाइना की शॉप में आ चुका है और सिचुएशन क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसका मीनिंग देखते हैं, बुल इन द चाइना शॉप, समवन हु इज टू क्लमजी, रफ, कोर्स टू सूट हिज और हर सराउंडिंग, यानी कि कोई इतना क्लमजी है, इतना बेकार है या फिर इतना रफ है कि वो अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। टू सूट हिज हर सराउंडिंग्स एंड कंपनी और टू हैंडल अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि वो रफ है, वो डेलिकेट सिचुएशंस को, नाजुक स्थितियों को संभाल नहीं सकता। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास अ कोल्ड कंफर्ट। अ कोल्ड कंफर्ट में होता है झूठी सांत्वना देना या फिर अधूरी सांत्वनाएं देना। आप किसी को बोल दो कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उस टाइम हम क्या करते हैं, कोल्ड कंफर्ट देते हैं उसको। द मेयर प्रॉमिस ऑफ अ बेटर फ्यूचर इज ओनली कोल्ड कंफर्ट टू द फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ टुडे, यानी कि जिस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है या फिर यूथ हमारा फ्रस्ट्रेटेड है अपने फ्यूचर को लेकर, उस टाइम बोलो कि सब अच्छा होगा, यू डोंट वरी, तो उस टाइम पे क्या है, आपको सिर्फ कोल्ड कंफर्ट दिया जा रहा है। जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस है, तो आपके लिए कोल्ड कंफर्ट ही है ना वो। लेकिन सामने वाला आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है, तब आप मानोगे कि हाँ सच में मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, सच में मुझे कंसोल किया जा रहा है। बट सिर्फ मेयर वर्ड्स क्या होते हैं, मेयर वर्ड्स इज़ अ कोल्ड कंफर्ट, जो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते आपको। ठीक है, चलो जी, ये कुछ ईडियम्स थे, अभी भी ईडियम्स ख़त्म नहीं हुए हैं, इन सबको पहले लर्न करना है और नोटबुक में राइट भी करना है। आप चाहो तो एग्जाम्पल्स छोड़ सकते हो, सिर्फ वर्ड और उसके मीनिंग्स जो हैं, यानी कि ईडियम्स और उसके मीनिंग है उतना ही लिखो। एग्जाम्पल आपकी मर्जी, आपको लिखना है या नहीं लिखना। हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, या फिर जो मैं बोल रही हूँ आप उसको भी राइट डाउन कर सकते हो, तो जिससे आपको लास्ट तक समझ में आएगा कि इन ईडियम्स का मतलब क्या है। ठीक है, और जितनी हो सके ईडियम्स उतनी आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।